हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 6 चैप्टर चल रहा है मूल निवासियों का विस्थापन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक अधिकारों के बारे में कि अमेरिका की एक राष्ट्र शक्ति बनने के बाद किस तरह संविधान वहाँ पे बनता है। आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वह पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उनके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरों लोगों के लिए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डैनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पे किया था। इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे। फिर देखते हैं बदलाव की लहर। यहाँ पे हमें जो दिया गया है, जो ये उद्धरण है, महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स का है। ये कार्ल मार्क्स ने, जिनका काल 1818 से 1883 तक है, उन्होंने अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा है। यूटोपिया यानी इसका अर्थ हमने देखा था कि एक आदर्शवादी साम्राज्य, तो पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा। और सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है मुनाफे की सीमाहीन चाहत। और ये लिखते हैं बस्तियात एंड कैरे गुंड्री से। बदलाव की लहर में हम देखते हैं कि 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से भी वंचित रखा जाता था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतकारी कानून को जन्म दिया और वो है 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को ख़त्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। लेकिन मूल बाशिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी ही कनाडा में भी हुई, कुछ ऐसी ही चीज़ें जो 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शनों और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया। यानी 1982 में जाकर के इनको जो है कुछ स्वीकृतियां इनके अधिकारों को मिलती हैं, परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी है।
पर अब यह बहुत साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है, और ख़ास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की है। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्रिटिश राज के अधीन भारतीय मनमाने ढंग से इन पे कर लगाए गए और उन्हें बराबर नहीं माना गया। तर्क यह दिया गया कि वह अभी प्रतिनिधित्व की सरकारी की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ ये किया गया कि इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया और समान माना गया। तर्क यह दिया गया कि ये पिछड़े हुए आदि मानव हैं जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं थी, भविष्य के बारे में न ज़्यादा सोचते और न बचत करते और न ही उनके पास अपने शहर हैं। अमेरिका में जो अफ्रीकी मूल के दास थे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया, बराबर नहीं माना गया, और तर्क यह दिया गया कि दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है और ये काले लोग निकृष्ट हैं। फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से जो है विकास होता है और ये यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंचते हैं और किस तरह से इसे अपना उपनिवेश बनाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा है। शुरुआती मनुष्य, जिसे आदि मानव, जिन्हें एबोरिजिनीज कहते थे, ये कई भिन्न भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए या फिर उससे भी पहले। वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे। बीती सदियां स्वप्न काल कही जाती थी। इस कथन को समझना यूरोप के लिए मुश्किल था क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो गया था। यानी जो समय बीत गया, वो जो आदिवासियों का अच्छा समय था, उसे ये लोग स्वप्न काल कहते थे और यूरोपीय लोग इसको कभी नहीं समझ सकते थे। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे और हर समुदाय की अपनी भाषा थी। इनमें से 200 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता है। इसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते हैं और एबोरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और वे एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर के वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे। क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है और समुद्र के जो आसपास है वहाँ पे थोड़ी आर्द्रता और नमी रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूरोपीय का ऑस्ट्रेलिया पहुँचना। 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में डच यात्री जाते हैं 1606 में। फिर 1642 में तास्मान इस टापू पर पहुंचता है और इस टापू का नाम तास्मानिया रखा जाता है। यानी जिस टापू पे ऑस्ट्रेलिया के टापू पे तास्मान पहुंचता है 1642 में, उसका नाम रख दिया जाता है तास्मानिया। और जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचता है और इसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1770 में जेम्स कुक पहुंचता है और ये जो है यहाँ से शुरुआत होती है 1770 में, जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और जेम्स कुक एक ब्रिटिश है और ये बॉटनी खाड़ी पहुँचता है और उसे नाम दे दिया जाता है न्यू साउथ वेल्स। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई और सिडनी की स्थापना हुई। यानी सिडनी की जो स्थापना है वो 1788 में की जाती है। ब्रिटेन के जो दंडित लोग हैं उनको यहाँ पे लाके बसाया जाता था, कहाँ पे, सिडनी में, जो कि आज काफ़ी अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया का शहर है। यहाँ पे हम मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, जो कि इंडिया के दक्षिण में, हम कह सकते हैं एशिया के दक्षिण में स्थित है एक महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। छोटा सा महाद्वीप है, सबसे छोटा। और यहाँ पे देखते हैं हम दक्षिण में जहाँ पे ब्रिटिश लोग आते हैं, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, यहाँ पे ये लोग बसाते हैं। कैनबेरा जो यहाँ की राजधानी है, मेलबर्न और डार्विन, ये समुद्र के जो आसपास तट पे हमें दिख रहे हैं, यही यहाँ पे बस्तियाँ और जो कह सकते हैं हम
उपनिवेश यहाँ पे बनाए गए। बाकी बीच का जो भाग है वो मरुभूमि है और शुष्क प्रदेश है। ये देखिए, इसके दक्षिणतम एरिया में जो है तस्मानिया बसा हुआ है, जो कि तस्मान के आने से बसा था, और इसके साउथ में न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों, मूल निवासियों और ज़मीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से से कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण है। लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यानी हवाई द्वीप में एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, तब ब्रिटिश लोगों का रवैया पूरी तरह से उलट गया। पहले वो लोग उनको जो है दोस्ताना व्यवहार करते थे, जैसा कि प्राय होता आया है। इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई, और किसी एक के द्वारा की गई इस घटना का जो अंजाम है वो पूरे मूल निवासियों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पे सिडनी की स्थापना होती है 1788 में। हमें ये याद रखना है, किस लिए, कि ब्रिटिश जो दंडित लोग हैं उनको यहाँ पे बसाने के लिए, और 1790 के अंदर सिडनी के इलाके का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों भूखे मुखों के आने से, जिनके पीछे पीछे सैकड़ों और आए, स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। तो दारूक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा। उनके लिए पवित्र स्थानों का इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी ज़मीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। ये नवागंतुक बिना वजह पेड़ों को काटते जाते, या बिना वजह इसलिए जान पड़ता कि उन्हें न डोंगी बनानी थी, न ही जंगली शहद इकट्ठा करना था, और न ही जानवर पकड़ने थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया जाता, मिट्टी खोदकर उसे आकार देकर पका दिया जाता, ज़मीन में गड्ढे बना दिए गए, बहुत भारी भरकम इमारतें तैयार कर दी गई। पहले पहल उन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र अनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की होगी। संभवतः उन्होंने सोचा होगा कि एक विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है और यह एक खतरनाक धंधा होगा जिससे उन्हें पूरी तरह दूर रहना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद दारूक उन बस्तियों से बचकर रहने लगे और राजकीय अपहरण ही उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका था। तो इस तरह से सिडनी का जो विवरण है हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे बदलाव किए जा रहे थे, और जो मूल निवासी है वो लोग इन चीज़ों से डरते थे। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बाशिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा। वह यह अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर से अपनी ज़मीनें खोने के चलते और आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में 90% मूल बाशिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ब्राज़ील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाके बंद कर दिया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को प्रतिहिंसा पर उतारू कर दिया। ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे और उनके कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी गई, और अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्हें खेती के लिए ली गई ज़मीन से मूल निवासियों को निकालकर बाहर करने में कोई झिझक दिखलाई नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया का विकास। 1850 में ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार मिलता है। 1851 में चीनी कुलियों का आप्रवास होता है। 1855 में कानून बनाकर इसे रोका गया। 1851 से लेकर 1961 लगभग 100 सालों तक गोल्ड रश ऑस्ट्रेलिया में चलता है, और 1901 में 6 राज्यों को लेकर एक ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण कर दिया जाता है। 1911 में कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाई जाती है, और 1948 से लेकर 75 तक 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आके बस जाते हैं। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का विकास होता है। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म और
उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और काफ़ी परिश्रम से विकसित हो पाई। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए वूल व्हीट गोल्ड यानी वूल व्हीट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया कि इस नाम से राजधानी बनाएंगे, लेकिन अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैमबरा से बना है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे जिसका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी आप्रवासियों से सस्ता श्रम मुहैया करवाया, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया और 1974 तक लोगों के मन में यह भय घर कर गया कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। इसीलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई। फिर हम देखते हैं बदलाव की लहर। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से बदलाव की लहर आती है। 1968 में एक मानव शास्त्री WEH स्टेनर के एक व्याख्यान ने लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस यानी महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। इतिहासकारों के मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी। उन्हें मानव शास्त्र जिज्ञासाओं के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदायों के रूप में प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धति के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार था और वो भंडार सराहने, आदर और अभिलेखन के योग्य था। इन सब की तह में वो ज़रूरी सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक वाई वरंट वी टोल्ड यानी हमें क्यों नहीं बताया गया उसमें सामने रखा। इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस डरे की भर्त्सना की गई जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी। उसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना हुई। कला दीर्घा यानी आर्ट गैलरीज में देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई। देशी संस्कृतियों को समझाने वाले कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालय में जगह बनाई गई और मूल निवासियों में अपने जीवन इतिहासों को लिखना शुरू किया है। यह सब एक अद्भुत प्रयास है और यह प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृतियों की अनदेखी बदस्तूर जाती रही तो इस समय तक उसका काफ़ी कुछ विस्मृति में गर्त में जा चुका होता और 1974 से बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही, जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के आप्रवासियों की भांति भांति की संस्कृतियों को समान आदर दिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक कविता लिखी गई है जो कि दो स्वप्न समय उडगरो नुनुक्कल। इसके लिए विदीर्ण हृदय वाली मेरी बहन क्या थी, मैं नहीं जानती थी कि कागज़ की छाल पर लिखी तुम्हारे सपनों के समय की हर्ष विषादमय कहानियों के लिए तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ। तुम गहरी रंगत वाले उन बच्चों में से एक थी जिनके साथ खेलने की मुझे इजाज़त नहीं थी। नदी तट पर अपना खेमा गाड़ने वाले गलत रंग के लोग, मैं तुम्हें गोरा न बना सकी, इसलिए काफ़ी देर से मैं तुम्हें मिली। काफ़ी देर से शुरुआत हुई जानने की। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि जिस ज़मीन को मैं इतना प्यार करती हूँ वह तुम्हारे ही हाथों से छीनी गई है। और ये जो है एक मूल निवासी के लिए लिखी गई कविता है। ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जूडिथ राइट ने ये ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के अधिकारों के लिए ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की थी 1915 से लेकर 2000 के बीच में, और उसने गोरे और मूल निवासियों को अलग अलग रखने से होने वाले कई नुकसानों को लेकर बहुत ही प्रभावशाली कविताएं लिखी थी। इस कविता से भी हमें काफ़ी कुछ हमें गहराई से समझना ऐसे लगता है कि किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ खेलने की इजाज़त भी इन लोगों को नहीं थी।
1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, तो ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई है, जिसका मतलब है कि जो किसी की नहीं है। इसके अलावा वहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले बच्चों का एक लंबा और यंत्रणपूर्ण इतिहास भी था। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलनों के कारण तहकीकात शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण नियम लिए गए, जिसमें से एक इस बात को मान्यता देना था कि मूल निवासियों का ज़मीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है और इसका आदर करना चाहिए। और दूसरा ये था कि पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। फिर क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में 1970 तक का हम देख चुके हैं। उसके आगे 1974 में गोरे ऑस्ट्रेलियाई लोगों की नीति का खात्मा होता है और एशियाई आप्रवासियों को भी प्रवेश की इजाज़त दे दी जाती है। 1992 में ऑस्ट्रेलिया हाई कोर्ट द्वारा, जो माबो केस में है, टेरा न्यूलियस की कानूनी अवैधता की घोषणा और 1770 के पहले से ज़मीन पर मूल निवासियों के दावों को मान्यता दे दी जाती है। 1995 में आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच होती है और 1999 में 1820 से 1970 के दशक के बीच जितने भी गुम हुए बच्चों से माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय समायाचना दिवस 26 मई को मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 26 मई को एक नेशनल सॉरी डे यानी समायाचना दिवस मनाया जाता है, जो कि 1999 से शुरू हुआ है। क्यों? 1820 से लेकर 1970 के बीच में जितने भी गुम हुए बच्चे हैं उनसे माफ़ीनामे के लिए ये डे मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये बहुत ही शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है। बार बार रिवीजन कीजिएगा इस चैप्टर का, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मिलते हैं साथियों एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।